भौबीजाङ्कुरजनना भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवाधिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, आपके नगर गौरव त्रय मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। पिछले दिनों कुछ बिंदुओं को स्पर्श करते हुए एक यात्रा वृत्तांत प्रारंभ हुआ और शुरुआत इससे हुई कि आज भी हम खुली हवा में श्वास लेते हैं तो सन 47 के पहले भी लेते थे। आज भी कई लोग जेलों के भीतर हैं तो सन 47 के पहले भी थे। आज भी कई लोगों के हाथों में हथकड़ी बेड़ियां हो सकती हैं तो पहले भी थी। पहले भी कई लोग आज़ाद थे, आज भी कई लोग आज़ाद हैं। लेकिन ऐसा क्या कि 47 के पहले आपको गुलाम माना जाता था और आज आपको आज़ाद माना जाता। जिन चिन्हों को देख करके गुलामी और आज़ादी परिचय प्राप्त करती है, उन चिन्हों में तो कोई ज़्यादा कोई अंतर समझ में नहीं आता। फिर ऐसा क्या है जिस कारण से आपको आज़ाद और उनको गुलाम कहा गया? कल इस बारे में एक प्रश्न छोड़ा था। प्रश्न को थोड़ा सा विश्लेषित किया था लेकिन समाधान नहीं किया था। शायद आप लोगों ने विश्लेषित कर लिया हो और समाधान देने के लिए तैयार हों, क्योंकि आपके माथे पे सजे हुए वो पाग ये तो अवश्य कहते हैं, कह रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जीवन में समाधान मिलने लग गया है। समाधान ना मिला हो तो माथे का बोझ ही इतना होता है कि दूसरे बोझ को उठाना संभव नहीं। और जो अपना माथा गुरुओं की सन्निधि में समाधान पाकर के हल्का बना लेते हैं, वही किसी एक संकल्प को लेकर के अपने माथे पर पाग पहन पाते हैं। नहीं तो इतनी तो सामर्थ्य आज इस इंसान में है ही नहीं कि माथे का बोझ भी उठा सके और पगड़ी का बोझ भी उठा सके। लेकिन तो इस प्रश्न का जब हम जवाब ढूंढ रहे हैं
ढूंढते ढूंढते इतने तक तो पहुंच गए कि बाहरी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आते हुए भी शायद कुछ भीतरी परिस्थितियों का अंतर होगा, तब तो जाकर के 47 के पहले ये भारत गुलाम माना जाता था और आज जाके आज़ाद माने जाने लगे। तो किस चीज़ को लेकर के? क्या पहले यहाँ पर उत्पादन नहीं होता था? क्या पहले यहाँ पर तकनीकी या टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था? क्या विज्ञान उस समय अपने आप को अज्ञान के काले बादलों से घिरा पाता था? ऐसी कौन सी चीज़ थी? तो जहाँ तक तकनीकी, विज्ञान और उत्पादन की बात है, आप शायद जान करके ये अभी तक मानते रहे होंगे कि आज़ाद भारत तकनीकी के क्षेत्र में बहुत विकसित हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया, उत्पादन बढ़ चढ़ कर के होने लग गया, और शायद इसको बढ़ाने में अंग्रेज़ों का जो सुशासन था उसमें कारण बन गया। ऐसे कई लोगों के माथे पे ये बात चढ़ कर के बोलती है। और बच्चों को भी शायद आधुनिक शिक्षा ने बहुत कुछ इसी रूप में भ्रम पैदा किया है। लेकिन आप जान कर के हैरान होंगे कि आज से 150-200 वर्ष पूर्व भारत की जो माली हालत थी, वो मात्र सोने की चिड़िया सिर्फ इसीलिए नहीं मानी जाती थी कि यहाँ पर चिड़ियों के सुनहरे पंख हुआ करते थे। जैसे एक देश है न्यूजीलैंड, उसको आप अपनी भाषा में कीवी भी बोलते हैं। क्यों? वहाँ पर कीवी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को आप कंगारू बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर कंगारू पाए जाते हैं। ऐसी कोई हमारे यहाँ सोनपरी नाम की कोई सोने की चिड़िया होती होगी, इस कारण से भारत को सोने की चिड़िया कह दिया गया? नहीं, किसी बाशिंदे के कारण यहाँ पर या किसी परिंदे के कारण सोने की चिड़िया नहीं कहा गया, लेकिन कि भावनाओं में भी, विविधताओं में भी और संपन्नताओं में भी सोना बरसता था। फावड़े के माध्यम से जैसे तुम गिट्टी और मसाला एक तरफ समेटते हो, ऐसे गोदामों में सोने को फावड़े के माध्यम से घसीटा जाता था, क्योंकि इतने बड़े बड़े लॉकर थे ही नहीं कि तुम्हारे सोने की वो तादाद को और जागीर को लॉकर में बंद करने लायक समझा। फावड़े के माध्यम से जैसे अनाज के ढेर लगे रहते हैं, उस समय आपके यहाँ सोने के और मोहरों के ढेर लगा रखते हैं। और जहाँ तक उत्पादन की बात है, जिस कपड़े को तुम आज ये मान के चलते हो कि यदि पावर मिलें नहीं आई होती तो शायद भारत में इतना जो जनसंख्या वाला देश है, इसको कपड़े की आपूर्ति करना संभव नहीं था। लेकिन आप जान के हैरान होंगे, प्रति वर्ष 1,30,000 मीटर कपड़े का निर्यात भारत से विदेश में किया जाता था। 1,30,000 मीटर कपड़ा निर्यात होता था भारत से विदेश की ओर। आप समझते हैं कि वहाँ से कपड़ा आया और फिर कुछ स्वदेशी आंदोलन चलाने वालों ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया और आगजनी कराई। ये तो बहुत बात की घटना है। इसके पहले तो फिर रही बात और अन्य चीज़ों के उत्पादन की, इस स्टेनलेस स्टील को आज आप अपने घर में सबसे अच्छे बर्तन के रूप में जानते हो। ये स्टेनलेस स्टील बनाने की कला शायद अंग्रेज़ों के आने के बाद आ गई, ऐसा मानते हो। आपको तो इस चीज़ का प्रमाण स्वयं मिल जाएगा जब दिल्ली में मेहरौली का स्तंभ जो है, जो 1000 वर्ष पूर्व बना हुआ है, वो स्टेनलेस स्टील से ही बना हुआ है। इसका मतलब जंग रहित लोहा बनाने की विधा भारत में पहले से थी। अन्य देशों ने भारत से सीख ली हो तो उनकी अपने आप में भलमनसाहत है, बाकी भारत किसी भी चीज़ में कंगाल नहीं था। अब कोई ये सोच सकता है कि भारत में जो चिकित्सा पद्धति है वो शायद अविकसित रही होगी, और ये तो पक्की बात है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आज बड़े बड़े रोगों के निदान भी होते हैं, तो उनके इलाज भी होते हैं, ऐसा मानते हैं ना। और जहाँ तक शल्य चिकित्सा की बात है, जिसको आप सर्जरी बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं,
वो तो शायद विदेश से ही भारत में आया, जो कि पहले तो यहाँ के लोग सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से दवा दारू करा करके और लेप इत्यादि लगा करके मात्र चिकित्सा कराते होंगे। ये भी आप बहुत बड़ी भूल में हैं। भारत में ही शल्य चिकित्सा का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, और शल्य चिकित्सा के जो आविष्कारक माने जाते हैं, जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, वो सुश्रुत कहीं और के नहीं, भारत के ही एक ऋषि थे। और शल्य चिकित्सा की जहाँ तक बात है, शल्य चिकित्सा के जितने भी औजार हैं, वो औजार सबसे पहले भारत में निर्मित हुए। किस प्रकार की डिजाइन उनको करना है, किस प्रकार के उनके सामग्री के माध्यम से उनका निर्माण करना है, ये सब भारत में ही विकसित हुआ। और जब भारत से विकसित होकर के यहाँ की चीज से कुछ अन्य देश के लोग प्रभावित हुए, तो वहाँ जाकर के उसको और विकसित कराए। और इस चीज का प्रमाण यदि आपको चाहिए हो, तो इस चीज का प्रमाण कहीं और ढूंढने के जाने की आवश्यकता नहीं। जब ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको ब्रिटिश संसद बोला जाता है, ऐसे हाउस ऑफ कॉमन्स में जब ये चर्चा चली कि आज भारत जितना संपन्न हुआ है, ये बात आज़ादी के पहले की है, कि आज जब भारत इतना संपन्न हुआ है, इस संपन्नता में और शिक्षित होने में ब्रिटिशर्स का हाथ है, ब्रिटेन के लोगों का हाथ है। तो इस बात को कुछ लोग नागवारा महसूस किए। और जब ये वाली बात भारत में जब एक राउंड टेबल समिट हुआ, यानी कि गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन समझते हैं आप? एक मेज होती है गोल, उसके चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं, जिसको शिखर वार्ता भी बोलते हैं, राउंड टेबल समिट भी बोलते हैं, गोल मेज सम्मेलन भी बोलते हैं। उस वक्त एक बात किसी अंग्रेज ने कही कि भारत में आज जिसकी शिक्षा व्यवस्था विकसित हुई है, वो सारी हम लोगों की देन है। तो उस समय उस सम्मेलन में गांधी जी भी बैठे हुए थे। तो गांधी जी ने कहा कि ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारा भारत शिक्षित भी था, संपन्न भी था और संस्कारित भी था। तो उनसे पूछा कि आपके पास कौन सा प्रमाण है जो आप इस इतनी बड़ी बात को भी बिना प्रमाण के आप बोल रहे हैं, कोई प्रमाण बताइए। अब उस समय प्रमाण के रूप में सिर्फ दस्तावेज मान्य होते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना बड़ा फितूर फैला रखा था। अब दस्तावेज अचानक कैसे ले आए? किसको मालूम था कि तुम यहाँ पर कौन सी बात करने जा रहे हो, ताकि उसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज हम कलेक्ट कर लेते। और दस्तावेज उसके पास, गांधी जी के पास उस वक्त थे भी नहीं। पहली बार गांधी जी को किसी शिखर वार्ता में फजीती महसूस हुई। नहीं है तो गांधी जी की प्रतिभा किसी भी सम्मेलन में पहुंचे, सारे सम्मेलन के सदस्यों के लिए एक नायाब तोहफा के रूप में सामने आती थी। लेकिन पहली बार उस वक्त प्रमाण के अभाव में गांधी जी को ये फजीती अनुभव हुई कि आखिरकार ये जो कह रहे हैं मैं उसको पुरजोर तरीके से डिनाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस वक्त गांधी जी के एक करीबी उनके शिष्य हुआ करते थे, जिनका नाम है धर्मपाल, प्रोफेसर धर्मपाल। उनने जब ये वाली बात सुनी और गांधी जी ने उनको विशेष बुला करके कहा कि आज पहली बार मेरी तौहीन नहीं हुई है, भारतीय संस्कृति की तौहीन हुई है। और इतनी सुदृढ़ और समृद्ध भारतीय संस्कृति यदि दस्तावेज और प्रमाण के अभाव में यदि इन अंग्रेजों की मुंह की खाती है, तो फिर हमारे लिए प्रमाण इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो प्रमाण ये तभी मानेंगे जब भारतीय विद्वानों के नहीं, ब्रिटिश विद्वानों के और वहाँ की लाइब्रेरियों के दस्तावेज हम इनके सामने लाके प्रस्तुत करें। तो प्रोफेसर धर्मपाल जो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ली कि मैं अब पर्याप्त प्रमाण लेकर ही भारत लौटूंगा। और प्रमाण इकट्ठे करने के लिए वो ब्रिटेन और जर्मनी तक गए। और ब्रिटिश लाइब्रेरीज में जब उन्होंने ये जांचने की कोशिश की, आप लोग सुन रहे हैं ना, आपके अतीत गौरवमयी इतिहास को मैं बताने जा रहा हूं, जिस इतिहास को भूल करके शायद आपके माथे पे खिली हुई पगड़ियां आज आपको इस आजाद भारत में श्वास लेने लायक तो बनाती हैं, लेकिन उस गुलाम भारत में लोग श्वास तो लेते थे, लेकिन खुदगर्जी की कम, गुलामी की ज़्यादा।
हम उसी चीज को यहाँ पर बताने का और खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ये वाली बात शुरू हुई है, पता नहीं कब तक चलेगी, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये राष्ट्र धर्म की बात भी चलती रहेगी और जिन धर्म की बात भी चलती रहेगी। और बीच में राष्ट्र धर्म और जिन धर्म को बुलाने वाली जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जिसको आप नकली बुद्धि के नाम से पिछले 2 दिनों से जानने लग गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहो अथवा नकली बुद्धि कहो, पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन नकली बुद्धि आपको नागवारा होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आप बहुत थैंक्स मान करके आप स्वीकार करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो धर्मपाल ने ये वाली बात को जिम्मेदारी के तौर पर लेकर के निकल गए विदेश। 40 वर्षों तक, बहुत बड़ी बात होती है, 40 वर्ष उन्होंने इस चीज में निकाले कि आज जो भारत जिस भी रूप में संपन्न या शिक्षित दिखता है, वो तो शिक्षित और संपन्न दशा को धराशायी करने का परिणाम है। इससे भी ज़्यादा संपन्न और शिक्षित और वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्ट भारत था जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब, और अंग्रेजों के आने के बाद भी था, लेकिन धीरे 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 करते करते जो भारतीयों पर एक दंश भेजते चले गए अंग्रेज, और इस गौरवमयी वंश में रहने वाले भारतीय भी अपने आप को दीनहीन मानने लग गए। आज तो आपके लिए ये जो कलगियां सजी हैं, ये किसी एक संकल्प के कारण सजी हैं। आप लोग धोती पहन करके बैठे इसलिए नहीं, सबको पहन करके आना है, सबने संकल्प लिया है। संकल्प पत्र भरने का नाम संकल्प नहीं मान रहा मैं, सबने संकल्प लिया है कि गुरुदेव के उस संकल्प को हम, जो गुरुदेव आकर के हम याद दिला गए थे, उसको हम जितने हम गुरुदेव को अपने हृदय में जीवंत रखे हैं, उतने अपने संकल्प को अपने हृदय में जीवंत रखें, इस बात को हमें याद रखें। तो बस हुआ ऐसा, 40 वर्ष उन्होंने निकाले, और 40 वर्ष निकालने के पश्चात, इस 40 वर्ष निकालने में उन्होंने अपने जीवन के वो समय गुजारे जो किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक के बीच का समय होता है। इस बीच में उनके लिए जब जर्मनी में वहाँ की लाइब्रेरी से दस्तावेज कलेक्ट करने की बात आई, तो एक जर्मन महिला जो इस बात में सपोर्ट कर रही थी और भारतीय संस्कारों से सुसज्जित थी, उससे उनको विवाह भी करना पड़ा, क्योंकि उसके बगैर वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर के और आपको दस्तावेज निकालना आसान नहीं था। और इन 40 वर्षों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 60,000 पन्ने प्रमाण, ऐसे सशक्त दस्तावेज वो भारत के बाहर से लेकर के लौटे, जिसमें भारत की गौरवशाली अतीत परंपरा को, जो स्वर्णिम परंपरा थी और विश्वगुरु पहचानने में मील का पत्थर साबित होती थी, वो प्रमाण के रूप में लेकर के आए। और उन दस्तावेजों को इकट्ठा करके 10 वॉल्यूम में उन्होंने वो पुस्तकें लिखी हैं, जिन पुस्तकों में से 2 पुस्तकों का जिक्र तो पूज्य गुरुदेव भी कई बार किया करते थे। एक रमणीय वृक्ष करके जो हिंदी में है और इंग्लिश में ब्यूटीफुल ट्री करके, और दूसरी पुस्तक का नाम 18वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा और तंत्र, विज्ञान और तंत्र, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी इन इंडिया, इन भारत। ऐसी 2 पुस्तकों का जिक्र कई बार गुरुदेव किया करते। उन पुस्तकों को आपको पढ़ना इसलिए अनिवार्य है कि जिन इतिहास को नहीं जानने के कारण आज आधुनिक शिक्षा आपके माथे पर हावी है, और शिक्षा हावी हो तो कोई बात नहीं, वो भाषा भी आपके ऊपर हावी है, जिस भाषा में पढ़ने के लिए आप अपने बच्चों को अपने घर से दूर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पढ़ाते लिखाते आप हैं, लेकिन पालते कोई और हैं, और पालने के कारण सेवा करते किसी और की है। इस बात को हमने पिछले 2-3 दिनों से जानने का प्रयास किया है। तो इस गौरवमयी अतीत को जब हम जानते हैं, जान पाएंगे, तब जाकर के इस पिंजरे से भी बाहर आ पाएंगे, जो आज़ादी के बाद भी हमारे लिए कैद करके रखा है। इसलिए हम विश्लेषित कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो 47 के पहले आपको गुलाम के रूप में जानती थी,
और आज आपको आज़ादी के रूप में जानने लग गई। आप लोग सुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले की तुलना में आप इतने सुकून के साथ बैठे हों कि ऊपर चलते हुए पंखे आपको नींद लाने में कारण बन रहे हों। थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाओ, टिक करके मत बैठो और हाथ बांध करके मत बैठो, क्योंकि कई बार जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है और बाजू वाले को झोंका आ जाए तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। आप बहुत मुश्किल से ड्राइव कर रहे हैं इस गाड़ी को, और ऐसे में यदि आप बाजू में बैठ करके एक हाथ ऐसा कर दोगे तो पूरी की पूरी सभा कहीं की कहीं और पहुंच जाएगी। सुन रहे हो ना आप लोग? सो रहे हो ना आप लोग? नहीं सुन? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, क्योंकि इतनी मशक्क़त करके आप रात में थकते हैं। महाराज रात में थकते हैं कि थकान मिटाते हैं? अरे जिनको सहज नींद नहीं आती वो रात में अल्टा पल्टी करके कितने थक जाते हैं, तब जाके सुबह सुबह उनको जब अच्छी नींद आती उसी समय शांतिहारा की घंटी बज जाती, अभिषेक की घंटी बज जाती। अब उठ के आना पड़ता है उनके लिए। क्यों? महाराज जी पहुँचेंगे अलग अलग मंदिरों में शांतिहारा कराने के लिए। आज हमारे मंदिर का टर्न है, आज हमारे मंदिर का टर्न है, तुम्हारे मंदिर का टर्न है। वेदी में तुम विराजमान हो कि भगवान विराजमान है? हाँ, भगवान के मंदिर का टर्न है, क्योंकि भगवान अपने आप में इंटर्न है। ये बात अलग है, आप बहुत आगे निकल गए हो तो आप इंटर्न हो या ना हो, रिटर्न तो आपको अवश्य होना पड़ेगा। इसी बात को समझाने के लिए हम अब चर्चा कर रहे हैं। तो बस कुछ लोग हैं जो अभी इंटर्न होने में देर लगाएंगे। कम से कम तुम भगवान के मंदिर को बनाने की बात करो या ना करो, कम से कम भगवान के मंदिर तक जाने की बात तो करने लग जाओ। महाराज हम रोज मंदिर आते हैं, रोज मंदिर तो मंदिर का माली भी आता है। हम रोज माथा झुकाते हैं, वो तो दिन में 10 बार झुकाता है। महाराज हम रोज दिन में 2 बार आते हैं, माथा झुकाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और हमारे भगवान के प्रति आस्था भी है। आस्था तो उस माली की भी है, क्योंकि उसको इतनी बड़ी आस्था होगी, भगवान आप नहीं होते तो मेरा घर नहीं चलता। तुम्हें तो इतनी आस्था होगी नहीं, तुम तो भगवान हो या ना हो तुम्हारा घर चलता रहता है और चलाते रहते हो। अब इन्हीं सब चीज़ों का नाम यदि मंदिर आना है, और यदि इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से आप बोलते हो कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम मोक्ष साधनम, ऐसा जो कहते हो, दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, तो मोक्ष का सोपान, कर्मों का नाश और पाप का नाश सबसे पहले माली का हो जाएगा। क्योंकि तुम तो दिन भर में 2, 5, 10 मिनट के लिए मंदिर आते होगे, वो तो दिन में कई घंटों यहाँ पर रहता है। यदि इन 3-4 चीज़ों के नाम दर्शन करना है तो मंदिर का माली आपसे बहुत अच्छे से कर लेता है। तो यदि इन चीज़ों के दर्शन होने के कारण किसी को स्वर्ग की प्राप्ति, किसी को मोक्ष का साधन और किसी के पाप के नाश होते होंगे, तो माली के पाप के नाश पहले हो जाएंगे, आप सब नहीं बैठे रह जाओगे। सुन रहे हो आप लोग? तो महाराज किसका नाम दर्शन है? बता दें अभी, कि अभी भारत की बात चलने दें। महाराज राष्ट्र धर्म और जिन धर्म दोनों को पैरेलल चलाते रहो। इसलिए तो हम पूछना चाह रहे हैं कि किन चीज़ों के आधार पर तुम आज ये कह रहे हो कि भारत 47 के बाद आज़ाद हो गया और 47 के पहले गुलाम था। इतनी गौरवमयी हमारी अतीत परंपरा रही है, और ऐसे ऐसे उद्योग धंधे उस समय चलते थे, सर्जरी होती थी, साइंस और टेक्नोलॉजी उस समय थी। ये तो भ्रम फैला करके और एक के बाद एक कानून ला करके ध्वस्त कर दी गई, और फिर बाद में जब ध्वस्त करने के बाद धीरे से किसी ने, ऐसा होता ना, कभी आपने देखा हो जो सर्कस में हाथी लाए जाते हैं या तो जो महावत हाथियों को पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं मालूम है? एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास ढक देते हैं और सामने एक प्रलोभन देते हैं। जब वो हाथी उस प्रलोभन के चलते उस ओर भागता है, वहां तक पहुंचने के पहले गड्ढे में गिर जाता है, और गड्ढे में गिर जाता 2-3 दिन का उपवास करा दिया जाता, और उपवास कराने के बाद वही महावत जिसने गड्ढा खोदा था हाथी पकड़ने के लिए, वही 3 दिन के बाद आता, थोड़ा थोड़ा उसके लिए रोटी गुड़ या गन्ना देता। हाथी सोचता यही मेरा सबसे बड़ा उपकारी है। ठीक ऐसी दशा भारतवासियों की हो गई है, जिनने प्रलोभन देकर ही गड्ढा खोदा और पूरे भारतवासियों को उस गड्ढे में गिरा दिया, और गिराने के बाद धीरे धीरे जब कंठ सूख गया, आंतें सूखने लगी, फिर धीरे धीरे कुछ निबोले दिए और हम मानने लग गए
अंग्रेजों ने आकर के हमारे लिए बहुत संपन्न और शिक्षित बना दिया। अब बताओ उस हाथी में, अरे उस हस्ती में और तुम्हारी हस्ती में कौन सा अंतर रह गया? तुम अपनी हस्ती की मस्ती में चलते हो, वो मस्ती में चलने वाला हाथी ऐसी हस्ती की शिकार हो गया, जाके गड्ढे में गिर गया। ठीक ऐसी ही दुर्दशा हमारी हो गई है। इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हाथी तो बहुत तेज भागा और गड्ढे में गिर गया। हम तेज नहीं भागने वाले, एक एक दिन करके आपको 15 अगस्त तक और हो सकता है उसके बाद तक ले जाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सही अपनी मिल्कियत याद हो पाए, जिसके नहीं जानने के कारण आज तक हम उस चीज को ढोते आए हैं जिसको तो हमें पहले ही धो देना चाहिए था। अब उस समय जब 1,30,000 मीटर कपड़ा प्रति वर्ष निर्यात होता था, एक एक एकड़ जमीन में 56 कुंटल अनाज होने की क्षमता थी। ऐसी उपजाऊ उर्वरा भूमि हमारी थी। आज हो सकता किसी? कितना भी तुम खाद यूरिया डाल देना, कितने ही पेस्टिसाइड डाल देना, कितना ही कुछ कर लेना, लेकिन एक एकड़ जमीन में 56 कुंटल अनाज पैदा करने की सामर्थ्य है। उस समय कोई न खाद था, न यूरिया था, न रासायन था, न कुछ नहीं था, लेकिन कैसी उर्वरा शक्ति थी और कैसे उस जमीन को उर्वरा युक्त बनाया जाता था। यूरिया के माध्यम से नहीं, खाद के माध्यम से नहीं, कीटनाशक के माध्यम से नहीं, कीट पोषक के माध्यम से। महाराज कीट पोषक के माध्यम से, हाँ ये भी कभी बताएंगे, अभी इसी इन्हीं दरमियान आने वाली चीज़ है, सब चीज़ें बताएंगे। भले ही भगवान आदिनाथ ने गृहस्थ अवस्था में 80 कृषि विद्या वाणिज्य जो शिल्प इनके उपदेश आपको दिए थे, लेकिन उस उपदेशों को पाकर के आपने उनके साथ कितना न्याय किया है, इसकी समीक्षा तो हम कर सकते हैं। हम आपको खेती करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन जो तुम गलती कर रहे हो उसको तो आपको बता सकते हैं, बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। तो एक एकड़ में 56 कुंटल अनाज, यदि किसी व्यक्ति के पास 1-2 बीघा जमीन है, पर्याप्त हो गया काम उसका। अपना पूरा परिवार पाल लेगा और दूसरों के परिवार भी पाल लेगा। और इसके साथ साथ सर्जरी के इक्विपमेंट्स कैसे थे? सारे जितने भी इक्विपमेंट्स आज सर्जरी में यूज होते हैं, वो फादर ऑफ सर्जरी जिनका नाम सुश्रुत है, उन सुश्रुत के माध्यम से पहले ही डिजाइन कर दिए गए हैं। उन सबके आकार ग्रंथों में वर्णित हैं कि इस प्रकार की शल्य चिकित्सा करते वक्त इस प्रकार का औजार आप यूज करना, ताकि आपको आसानी हो और मरीज को ज़्यादा पीड़ा ना हो। एनेस्थीसिया जिसको आप निश्चेतक बोलते हैं, वो भी उस समय उपलब्ध था, तब तो जाकर के इतने बड़े बड़े सर्जरी हुआ करती थी। और भी बड़ी बड़ी चीज़ें, अब स्टेनलेस स्टील भी उस समय था, तो हथकरघा उद्योग भी उसमें फला फूलता था। कपड़ा व्यापार भी यदि वहाँ पर, और केमिकल रासायनिक चीज़ों का उत्पादन भी बहुत होता था। आज केमिकल फार्मिंग भली होने लग गई है, लेकिन केमिकल का उत्पादन करने के लिए हम विदेशों पर मोहताज हैं। लेकिन यहाँ पर सबको रसायन, मेटलर्जी यहाँ पर थी, केमिकल साइंस यहाँ पर था, केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर थी। जितनी भी इंजीनियरिंग की विधाएं आज हैं, वो सारी की सारी भारत में 200 से 300 वर्ष पूर्व विकसित अवस्था में थी। तो विकसित थी तो आज रह क्यों नहीं गई? एक के बाद एक कानून ला करके उनको ध्वस्त किया गया, और फिर बाद में उसी हाथी की भांति थोड़े थोड़े निवाले देते चले गए, और हम मानते चले गए कि विदेश से आकर के फिर से विज्ञान हमारे भारत में जीवित हो गया, फिर से जीवित हो गया। ये मानना फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ था ही नहीं, ये मानना बहुत बड़ा अपराध है भारतीयों के प्रति और भारत के प्रति। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 47 के पहले भारत को लोगों ने गुलाम मानना प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक कानून लाए गए, ऐसे ऐसे कानून लाए गए जिस कानूनों को पालन करने में भारत के लोग खुली हवा में सांस लेने के बावजूद भी दम घुटना सा महसूस करने लग गए। कभी खुली हवा में दम घुटा है आप लोगों का? महाराज खुली हवा मिलती कहाँ है?
हम तो घुटती आबादी में रह करके भी खुली सांस लिया करते हैं। हमारे घर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये बात अलग है कि हमारे शरीर को काम तमाम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं तो हैं। एक के बाद एक नए कानून लाए गए। सबसे पहले जब हाउस ऑफ कॉमन्स में बात चल रही थी, हम वो बात जिक्र कर दें आपको, लॉर्ड मैकॉले, आपने नाम सुना होगा। ये लॉर्ड मैकॉले एक ऐसा शकुनी था जिसकी विद्या को कौरवों ने पढ़ करके भारत के पांडवों को अपने गिरफ्त में कर लिया था। वही शकुनी था। जब वो भारत आया और भारत आने के पश्चात उसने पूरे भारत का भ्रमण किया, तो हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट बोला जाता है, वहाँ पर एक स्पीच देता है, एक भाषण देता है इंग्लिश में कि आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन एनी थीप एंड बैगर इन इंडिया। कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, लेकिन पूरे भारत भ्रमण में मेरे लिए एक भी भिखारी और गरीब इस भारत में देखने को नहीं मिला। उसके बाद ये कहता है, ना कोई यहाँ पर चोरी चकारी होती थी, ना लूटपाट होती है, ना किसी प्रकार से किसी पर छीना झपटी की बात आती है, ना कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। ऐसी समृद्ध गौरवशाली परंपरा को देख करके आज मैं गदगद हुआ। और जब ये बहुत अच्छे भारत के बारे में वो बखान कर रहा था, तो बीच में अंग्रेज उठ करके बोलता है, क्या कह रहे हो ये? भारत की तुम प्रशंसा करने के लिए भारत में करते तो फिर भी तुम्हारे लिए दंड मिल जाता, लेकिन तुम ब्रिटिश संसद में भारत की प्रशंसा कर रहे हो। वो तो तुम ब्रिटिशर्स हो इसलिए तुम्हें बख्शा जा रहा है, लेकिन नहीं, कोई और होते तो इस प्रशंसा के बदले होते तुम्हारे लिए कुछ और भी किया जा सकता था। बोले सब सुन लिया, अब ये बताओ इतनी समृद्ध संस्कृति को विनाश करने के लिए क्या किया जाए? यदि तुम ये बताओगे तब तो तुम्हारे लिए यहाँ बोलना आवश्यक समझा जाएगा, नहीं है तो आप मुंह बंद करिए और जाइए यहाँ से। तो उसने कहा, पहले समझ तो लो, मैं जो बता रहा हूं, जब तक उस चीज पे तुम्हें विश्वास नहीं होगा तो उसको विनाश करने के लिए मैं कुछ बताऊंगा, उस पर विश्वास कैसे करोगे? वो अलग टाइप से कहता था, आप भी कहते हो, बिन जानन के दोष गुणन को कैसे तजिए। आप भी तो गाते हो ये वाली बात कि दोष को भी जानना आवश्यक होता है, दोषी बनने के लिए नहीं, दोष को छोड़ने के लिए। इसलिए दोषों के बारे में पढ़ना जाता है। शास्त्रों में सिर्फ गुणों की बातें नहीं लिखी, दोषों की बातें भी लिखी। 5 पाप भी इसी में वर्णित थे, 4 कषाय भी इसमें वर्णित थे, 7 व्यसन भी इसी में वर्णित थे। अब कोई कहे कि ये व्यसनों को बताने वाला शास्त्र है कि व्रतों को बताने वाला शास्त्र है, नहीं। दोषों को जब बताया जाएगा और जब दोषों को करने के बाद तुम अपने आप में उससे भयभीत महसूस करोगे, तब तो उससे बचने का प्रयास करोगे। इसलिए दोषों को वो दोष रूप में बताना भी आवश्यक होता है। ऐसे वो बता रहा है कि भारत में ऐसी समृद्धशाली परंपरा है, इस पर शासन करना होगा तो तुम जिस लाठी के बलबूते पर उन पर शासन करने गए हो, वहां भी कम लट्ठेठ नहीं है। सुन वहां भी कम लट्ठेठ नहीं है। मलखम भी खेलना उनको अच्छे से आता है और कुश्ती लड़ना भी उनको अच्छे से आता है। तुम जाओगे तो कभी भी मुखी खा जाओगे। जब ऐसे भारत की सुदृढ़ व्यवस्था को बताया, तो जब अंग्रेजों के मन में भय पैदा हो गया, तो उसी लॉर्ड मैकॉले से पूछते हैं कि तुम बताओ इस भारत पर शासन हमेशा के लिए कैसे किया जाए। बोले हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तुम्हें बखान कर रहा था, तुम्हारे लिए लग रहा था कि हम भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। अब तुम्हें लगने लग गया कि भारत की प्रशंसा मात्र आधारहीन नहीं है, आधार सहित है। तो उस भारत को निराधार कैसे किया जाए? सुन रहे हो आप लोग? इसलिए मत सुनना कि तुम आजाद भारत में पैदा हुए हो, इसलिए सुनना तुम्हें आजादी के खुले माहौल में श्वास लगाने लायक बनाने के लिए किन लोगों ने अपनी श्वास को छोड़ा है, किन लोगों ने अपने पेट काट करके इस आजादी की अलग को बनाए रखा है, किन लोगों ने हथकड़ियों, बेड़ियों और जेल की सलाखों के पीछे अपने आप को भेज करके भी तुम्हें आजाद करने की संकल्प ले डाली थी। उन सबको याद करने के लिए यहां बात कही जा रही है। अरे तुम तो सिर्फ मात्र 15 अगस्त को एक ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये गीत गा करके और झंडा रोहण करके अपने आप को इतिश्री मान लेते हो। कितने लोगों ने
इस वतन को ऐसा वेतन दिया कि इस रतन को पाने के लिए अनेक चेतन ने अपने आप को नर्तन करने में भी बहुत सौभाग्य माना। ये नर्तन पाकर के भी नर्तन करते रहे उस समय लोग। नर्तन समझते हो? मनुष्य कुल पाकर के भी कई लोग वहां पर नाचते थे। क्यों नाचते थे? उनके कानून ही ऐसे थे जो ढपली बजवाते थे और तार पर नाच करने के लिए मजबूर करते थे। अब जब इतना गौरवमयी इतिहास देख लिया तो लॉर्ड मैकॉले बोलता है, सुनो, यदि उस भारत पर तुम्हें शासन करना है तो तुम जिस हथकंडे को अपना रहे हो एक दिन हथकड़ी पहन करके वापस आ जाओगे। बोले क्या बोलता? बोले ठीक बोल रहा हूं। तो फिर कैसे किया जाए? सबसे पहले ऐसी समृद्ध संस्कृति की जो रीढ़ है उस रीढ़ को तोड़ दिया जाए। बताओ, कितना भी बड़ा पहलवान हो, यदि स्लिप डिस्क हो जाए तो फिर वो कुश्ती की अखाड़े में अपने आप को नहीं दिखाता, वो तो डनलप के गद्दे पर ही अपने आप को पड़ा हुआ था। क्यों? स्लिप डिस्क हो जाएगी। स्लिप डिस्क समझते हो क्या होता है? रीढ़ की हड्डी की जो क्या बोलते, गुड़िया आपकी भाषा में, गुड़िया जब खिसक जाते हैं तो अच्छे अच्छे पहलवान भी धराशायी हो जाते हैं। ऐसे ही ये बहुत बड़ा पहलवान है भारत, इसको तुम धराशायी कर नहीं पाओगे, इसको चारों खाने से तुम कर नहीं पाओगे, तो फिर क्या करें? इसकी बस स्लिप डिस्क करा दो। तो कैसे कराएं? पहले रीढ़ में समझो कितनी गुड़िया हैं इसके, पहले गिनो, L4 L5। भैया जी के चेहरे में मुस्कान आ गई, कुछ अनुभव उनके पास हैं जिस कारण से उनको मालूम है। बताएंगे कभी उनके बारे में, कभी बताएंगे, अभी तो अपन भारत की बात कर लें। तो लंबर में हुआ है कि और ऊपर हुआ है कि कहीं और हुआ है, तो बस उनने पकड़ लिया, बस सिर्फ 2 गुड़िया खिसका दो, सब ठीक काम हो जाएगा तुम्हारा। कौन सी गुड़िया हैं वो? बस 2 आपके लिए जो स्लिप डिस्क हैं वो स्लिप करानी है, एक यहाँ की शिक्षा और एक यहाँ की भाषा। बस इन 2 को तुमने यदि अपने कागज में ले लिया तो पूरा भारत आपके कागज में आ चुका होगा। कैसे? इनको जो अपनी भाषा के प्रति गौरव है, और भाषा के प्रति गौरव इसलिए है कि भारत में 400 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इतनी विविध भाषाओं का अनेकता में एकता का जो अपने आप में परिचय देने वाली परंपरा है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की भाषा को सम्मान और भारतीय भाषा को उत्थान के रूप में देख के चलते हैं। इसलिए शायद एक दूसरे की भाषा को अलग अलग होकर के भी जीते रहते हैं और पाते रहते हैं। और एक इनकी शिक्षा, गुरुकुल पद्धति से होने वाली शिक्षा, जो इनकी रीढ़ का सबसे बड़ा आधार है। और ऐसे कि गुरुकुलों की स्ट्रेंथ यदि आप देखोगे तो एक एक गुरुकुल में 2000 से लेकर के 20-20 हजार विद्यार्थी पढ़ा करते हैं, और पढ़ाने के लिए 1000-2000 शिक्षक अध्यापक नहीं होते, 4-5 शिक्षक मात्र ही 20-20 हजार विद्यार्थियों को पढ़ा देते हैं। तो किसी ने शायद पूछ लिया होगा, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा तो नहीं कोटा फैक्ट्री चलती हो वहां पर? कोटा फैक्ट्री समझते हो आप लोग? जिस कोटा में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं IIT JEE और नीट की तैयारी करने के लिए, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। माइक के माध्यम से इतने बड़े बड़े हॉल होते हैं, 1000-1000 2-2 हजार विद्यार्थी एक बार पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं भगवान जाने, क्या समझ रहे हैं भगवान जाने। माता पिता ये जान रहे हैं कि हमारा बच्चा कोटा जाएगा, वहाँ अच्छा पढ़कर आएगा, अच्छी IIT में प्रवेश ले लेगा, उसके बाद अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, फिर अच्छी कंपनी की सेवा करने के लिए विदेश पहुँच जाएगा और कभी लौट करके नहीं आएगा। करते कि नहीं करते ऐसा? अरे अपने बच्चों से तुम्हारे लिए इतना ही अपने आप में अत्याचार करने का भाव है तो हाँ, और क्या अत्याचार नहीं तो क्या है। अपने बच्चों को अपने से दूर करने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जन्म देने के बाद ही फेंक आते किसी कचरे के डिब्बे में। महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने इतने मन लगा के पाला, पहले पेट में पाला, फिर गोद में पाला,
फिर अपने घर में पाला और आप बोलो कचरे के डिब्बे में। अरे कचरे तो कर डाला। यदि तुम्हारे बच्चे के दिमाग में कचरा नहीं होता तो गोद का पाला हुआ वो लाला आज तुम्हारी गोद में बैठा होता। कचरा भर दिया, क्यों? तुमने उसको कचरे के डिब्बे में पटक दिया। तब तो उस कचरे को आज तक नहीं निकाल पा रहा है वो लाला कि माता पिता कैसे भी हो पैसा तो भेज देता है, भावनाएं नहीं भेज पाता। अरे भोजन तो जोमेटो स्विगी भी भेज देते हैं, लेकिन मां के हाथ का भोजन सिर्फ उन्हीं को नसीब होता है जो भाग्यवान होते हैं। अभागों के लिए तो जोमेटो स्विगी लग गए, अभागों के लिए तो होम डिलीवरी होने लग गई। हाँ सही बात है, जिनकी डिलीवरी होम में नहीं हुई उनके लिए होम डिलीवरी होगी। अस्पतालों में डिलीवरी होती है, घर पे होती तो बात अलग थी, अब उनके लिए होम डिलीवरी होगी। ऐसे अभागे सपूतों के लिए तुम और बड़े फक्र करते हो हमारा बेटा स्विट्जरलैंड में है। अब आपको बता दें, इस स्विट्जरलैंड की एक संस्कृति के बारे में आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। आपके यहाँ तो संस्कृति ऐसी जो हम बता रहे हैं वो बताएंगे आगे भी। वहाँ पर एक ऐसी कल्चर चलती है कि वहाँ पर सुसाइड सेंटर खुल गए हैं। हाँ, सुविधाओं के साथ। आपने अस्पताल सुने होंगे सुविधाओं युक्त, जेल भी सुनी होगी सुविधा युक्त, तिहाड़ जेल, एसी वाली जेल हो सकती है। अस्पताल, अदालत, थाने सब सुविधा युक्त सुने होंगे, लेकिन आत्महत्या करने के लिए भी सुविधाएं दी जाने लग गई। हाँ, पैसा दे करके लोग आत्महत्या करते हैं। सब प्रकार की सुविधाएं हैं, नदी में डूबने की भी हैं, आग में जलने की भी हैं, सूल पर चढ़ने की भी हैं, फांसी पर लटकने की भी हैं, जहर खाने की भी हैं, साइनाइड खाने की भी हैं, और कुछ हुआ तो आपके लिए मर्म स्थानों पर ठोकर लगा करके तुरंत आप चले जाओ, ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं। ये स्विट्जरलैंड में खुल चुका है। सुन रहे हो कितना विकसित हो चुका है स्विट्जरलैंड। जन्म तो जन्म, मरण के लिए भी सुविधाएं मिलने लग गई हैं। ऐसे देशों में भेज करके तुम बिल्कुल बेफिक्र हो गए अपने बच्चों के प्रति। फक्र करो जिनके माता पिता बच्चों के पास हैं, नहीं जिनके बच्चे माता पिता के पास हैं। अरे बच्चों के लिए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़े, तुम अपने बच्चों के लिए स्विट्जरलैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे उस व्यामोह को छोड़ करके तुम्हारे मुंगावली में आ जाएं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे उदाहरण हम आपको बताएंगे। एक सीए है जिसने बहुत कम समय में सीए बना लिया अपने आप को, और एक बड़ी कंपनी ने लोहावना पैकेज दे करके उसके लिए हायर कर लिया। टैलेंटेड तो था ही, लेकिन जिसका टैलेंट सिर्फ मात्र आपकी मार्कशीट में नहीं दिखता। अरे मार्कशीट में दिखने वाला टैलेंट कोई बड़ी बात नहीं, मातृभूमि में दिखने वाला टैलेंट बहुत बड़ी बात होती है। और वो सीए करोड़ों के लुभावने पैकेज को छोड़ करके अपने घर वापस आया और अपनी पुस्तैनी दुकान, किराने की दुकान पर बैठ करके अपने आप की मिल्कियत को पा गया। सुन रहे हो, सीए बनने के बाद किराने की दुकान चलाना, आप सोचोगे बुद्धि फिर गई होगी। कोई बेटी इस सीए को अपना बेटा, कोई बेटी वाले इस सीए को अपना बेटी नहीं देगी, ऐसे सोचोगे ना, क्योंकि तुम सिर्फ बेटी पाने के लिए अपने बेटे को घर से बाहर कर देते हो। अरे तुम ऐसी कलिहारी बेटी ले आते, वो बिना पढ़ाए भी अपने तुम्हारे बेटे को घर से बाहर ले जाती। होता ना, किसी ही के कलिहारी नारी कैरवेरी संभाई, आप लोग गाते वारा भावना में। अरे एक आध कलिहारी बेटी ले आते, बिना पढ़ाए भी तुम्हारे बेटे को घर से बाहर ले जाती। अब तुमने पहले बच्चे को पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी बहू लाने के लिए घर के बाहर कर दिया। पहले से ही बाहर कर दिया, बाद में बाहर करेगी, इससे अच्छा हमने पहले ही बार कहाँ भेज दिया? पुणे, बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
सुन रहे हो ना? इतनी तुम्हारे लिए बेरहमी थी अपने बच्चे से, तो पहले बोल देते। इससे तो वो माता पिता अच्छे जिनको सिर्फ एक ही दंश है कि हमारे बच्चे नहीं हुए। उन माता पिताओं के हम क्या कहें जिनके बच्चे भी हुए लेकिन एक भी अच्छे नहीं हुए। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ मात ये फितूर तुम्हारे दिमाग से निकल जाए, तुम्हारा भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए और तुम्हारी मुंगावली भी सोने की चिड़िया बन जाए। बहुत फक्र करते हो। बुरी लग रही है ना बात आप लोगों को? नहीं लग रही? अरे हम बुरी लगाने के लिए बोला, हमें मेहनत खराब कर रहे तुम लोग। लग तो जाए बुरी लगना चाहिए। अरे इतना दिमाग चला रहा है, इतना कठिन सुखा रहा है, बुरा लगाने के लिए तुम बोला नहीं अच्छी लग रही है। सो के सुन रहे क्या हमारी बात को? जाग के सुनो। सिर्फ इसीलिए तो भेजते हो ना कि कोई बाप अपनी बेटी को हमारे बेटे से ब्याह दे, इसलिए भेज देते हो तुम। वहां पर उस बाप ने अपनी बेटी को अपने से जुदा किया और यहां पर एक बाप ने अपने बेटे को खुद से अपने बेटे को जुदा कर दिया। दोनों संतान वाले होकर के भी निस्संतान के रूप में जी रहे हैं। सुन रहे हो? अरे निस्संतान होना इतना अपने आप में गलत बात नहीं। पुण्यहीन होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन धर्महीन होना बहुत गलत बात है। क्योंकि पुण्यहीन हो, धर्मवान यदि बन गए तो पुण्यवान बन जाओगे, लेकिन पुण्यवान हो धर्महीन हो गए तो पुण्यहीन हो जाओगे। महाराज हम कौन से धर्महीन हो रहे हैं? अच्छे से कर तो रहे हैं। क्या यही धर्म है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का धर्म हमारे लिए सिखाया गया? वसुधा को कुटुंब बनाने की बात हम करके गए और हमारे कुटुंब के पास वसुधा ही नहीं बची। ये धर्महीन होना नहीं तो और क्या है? और ऐसे ही स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत फक्र महसूस करते हैं जब पर्यूषण पर्व लगेंगे और वहां पर वो एग्जाम कराएं। सुन रहे हो? आज बात आ गई है तो सारे कमेटियों वालों को मैं बोल देता हूं, ऐसे स्कूलों के जिनके यदि एग्जाम पर्यूषण पर्व होने की डेट यदि आ गई हो तो सारे समाज के बच्चों को वहां से निकलवा लेना, या फिर ऐसे स्कूलों को पहले से बोल के आ देना कि हमारे जब पर्व चल रहे हो तो खबरदार तुमने यदि परीक्षाएं कराई, और परीक्षाएं कराई तो सामूहिक रूप से बाइकाट हमारे समाज के बच्चे करेंगे। क्यों? क्या हो गया? हाथों में लकवा हो गया क्या? है साहस? है साहस? बताओ, ऐसा कर पाओगे? यदि ऐसा कर पाए तब जाके समझना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में रह पाएंगे। अभी तो छोटे छोटे बच्चे KG1 नर्सरी के बच्चों की एग्जाम वो कराएंगे उसी समय, क्योंकि उनको ऐसी हिदायत दी गई है ऊपर से। मिशनरीज यही काम करने में लगी हैं कि इनको इनके धर्म से वंचित कर दिया जाए। वो अंग्रेज तो तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर्फ मात्र अर्थोपार्जन के तरीके बदलवाते थे, धर्म नहीं बदलवाते थे। आज तुम्हारा अर्थोपार्जन का तरीका भी बदल दिया गया है और धर्मोपार्जन का तरीका भी बदल दिया गया है। उन अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर अंग्रेज आज तुम्हारे माथे पर सवार हैं। इसलिए तो हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं 47 के पहले तुम गुलाम थे कि 47 के बाद तुम गुलाम हो, 47 के पहले तुम आजाद थे कि 47 के बाद तुम आजाद हो। सुन रहे हो? कर पाओगे ऐसा? मुहिम चला पाओगे? कोई भी विद्यालय में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, चाहे KV में पढ़ते हो चाहे कोई और में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो चाहे कॉन्वेंट में पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो, तुम्हारे बच्चे यदि पर्यूषण पर्व में एग्जाम देते पाए गए और तुम यदि वहां पर शिकायत नहीं कर पाए तो फिर मैं एक अलग मुहिम चलाऊंगा इस बार। पहले से बोल देता हूं, या तो तुम पहले से तैयार हो जाओ, उनको बताओ कि महाराज बहुत अलग खूंखार हो गए। खूंखार तो नहीं हुए, खूंखार अलग शब्द होता है, लेकिन जो उस खून के लिए जो अंग्रेजों ने आपकी रग में भर दिया है उसको अलग करने के लिए बात करे। भले ही दूसरी भाषा में खूंखार कहा जाए, लेकिन सही रक्त तुम्हारी धमनियों में दौड़ पाए ऐसी बात तो करनी पड़ेगी।
अभी लगता ही नहीं। अरे जिन वीर पुरुषों का रक्त, जिन वीर पुरुषों का जींस तुम्हारे रक्त में बहता था, ऐसा बहता था क्योंकि तुम किसकी संतान हो? अपने माता पिता की? गलत है। अपने दादा दादी की? गलत है। परदादा परदादी की? गलत है। अरे तुम तो वीर प्रभु की संतान हो, जिनके जीन्स में त्याग की भावना दौड़ती थी। वो जीन्स तुम्हारे अंदर है। भगवान महावीर का, भगवान आदिनाथ का जीन्स तुम्हारे अंदर है। राजा श्रेयांश और सोम का जीन्स तुम्हारे अंदर है, जिन्होंने त्याग और दान की परंपरा को अपने बाहुओं में जीवित रखा था। वो जीन्स ऐसा क्यों तुम्हारी धमनियों में फड़कने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर त्याग की भावना को बहुत ऊंचाई दिया है, मान रहा हूं, इसके लिए तो आशीर्वाद देता हूं, लेकिन अभी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ पा रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, पता नहीं कौन से डर के शिकार हो गए हैं, पता नहीं महाराज कौन से सींग लगा के बैठे होंगे, उनके पास जाऊंगा तो मार देंगे। कौन से सींग लगे बताओ? जो महाराज के पास आए सींग लगे उनके पास? अरे महाराज के पास तो कोई सींग नहीं लगे थे, लेकिन जब महाराज से मिलके बाहर गए तो सिंह जैसी दहाड़ लगाने लायक बन गए। पता नहीं कौन किसने कौन सा भ्रम डाल दिया। हालांकि बहुत सा भ्रम तो निकल गया, अब तो पुरानी बात कर रहे हैं हम तो, अब तो बहुत निकल गया, सबका निकल चुका है और निकल जाएगा, अंत तक निकल जाएगा। हाँ, तो हम बता रहे थे कि उस वक्त एक एक करके आपकी 2 डिश स्लिप कर दी गई। इनको मात इतना कर दिया जाए कि इनको अपनी मातृभाषा से गुरेज हो जाए, और दूसरा शिक्षा व्यवस्था जो इनकी सुदृढ़ रीढ़ है उसको तोड़ दिया जाए। तो कानून लाया गया, हिंदी में अथवा मातृभाषा में पढ़ना गैर कानूनी है। गैर कानूनी, क्योंकि तुम्हारे लिए यदि अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा किया जाए तो तुम इतने बलवान थे, इतने मजबूत थे, किसी भी छोटी मोटी चीज़ से तुम आकर्षित नहीं होते थे। तुम्हें अपनी खुदगर्जी की रोटी पसंद थी, बजाय कि किसी दूसरे के निवालों पर जीना तुम्हारे लिए बिल्कुल डिनाइबल था, स्वीकार नहीं करते थे। तो फिर क्या किया? अब कानून लाया गया। अब देश का कानून तो मान्य था, ये बात अलग है कि देश का कानून चल रहा है कि उस पर विदेशी कुछ आवरण आ चुका है, पहचान नहीं पा रहे, तो कानून लाया गया, हिंदी भाषा में अथवा मातृभाषा में पढ़ना गैर कानूनी है। या तो लोग पढ़ना ही बंद कर दिए, या फिर धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में पढ़ना प्रारंभ कर दिए। बस एक डिश स्लिप हो गई। अब पहलवान की पहलवानी लचकदार हो गई। दूसरा, गुरुकुलों में पढ़ना तो और भी गैर कानूनी है। अब जिन गुरुकुलों में 20-20 हजार बच्चे पढ़ा करते थे, 4-5 शिक्षकों के माध्यम से, आप सोच रहे होंगे 4-5 शिक्षक कैसे पढ़ाते होंगे? कोटा फैक्ट्री थी कि नहीं? कोटा फैक्ट्री नहीं था, मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से वहाँ अध्ययन अध्यापन होता था। अध्यापक सिर्फ सीनियर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते थे, सीनियर बच्चे अपने जूनियर को, जूनियर अपने जूनियर को, एक के बाद एक मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उनका रिवीजन होता था और इनके लिए नया मिलता था, इनका पोषण होता था, उनका शोषण बचता था। इतनी बेहतरीन तरीके से 18-18 वर्षों तक गुरुकुल में विद्याएं पढ़ाई जाती थी, 18 वर्षों तक। और 3 घंटे की परीक्षा के माध्यम से उनको योग्य नहीं माना जाता था। अब बताओ, 3 घंटे की परीक्षा में यदि बुखार आ गया और फेल हो गया तो अपने आप को अयोग्य मान करके आत्मघात कर लेता है। क्या तुम्हारे 365 दिन की तैयारी को कोई व्यक्ति 3 घंटे में आंक सकता है? क्या 8-10 प्रश्नों के जवाब देना जिसको आ गया वो योग्य हो गया, और जो मात्र इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे गया उसको अयोग्य कर दिया गया? ऐसी कुछ परीक्षा की पद्धति उस समय थी ही नहीं। प्रति समय सीनियर लोग परीक्षा करते रहते थे और उसको योग्य मान करके अगली कक्षाओं में भेजते रहते थे। प्रतिपल रोज परीक्षाएं होती थी, ना परीक्षा देने वाला घबराता था, ना परीक्षा देने वाला कुछ सिंह वृत्ति अपनाता था। एक दूसरे के पूरक बनते हुए, अरे अनपढ़ भी पढ़ा लिखा बन जाता था,
अज्ञानी भी, ठेठ भी सेठ बन जाता था। ऐसी व्यवस्थित शिक्षा पद्धति उस समय चला करती थी। अब तो बस सेमेस्टर सिस्टम हो गया, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअल एग्जाम होने लग गए, 3-3 घंटे में एग्जाम होते हैं, बस उसके बाद भी चीटिंग होती, टेटिंग होती, बकवादी कौन कौन सी होती, अंत में जाकर के सेटिंग होती। तब तो कहना पड़ता डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं, हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है। जो डिग्रियां लेके तुम बैठे हो ना, वो रसीदें हैं कि तुमने अपनी पढ़ाई पे कितना खर्चा किया, रसीद ले लो। रसीदें मिली हैं, टैलेंट नहीं मिला है। हुनर तो वो है जो किरदार तुम्हारे आचरण में झलकता है। जिनका आचरण हुनरवान हो गया वही डिग्री के बगैर विद्वान हो गया। और जो डिग्रियों को लेकर के अपने माथे लिए घूम रहे हैं, अब सोचो इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी तुम्हारे लिए रोजगार के लिए भीख मांगने पड़ रही है। ऐसे तो डिग्री के बगैर भीख मांग लेते तुम्हारे लिए अच्छा मिल जाता, गुजारा हो जाता। ऐसे डिग्रियों के मोहताज होकर के तुम माता पिता बने हो और अपने ही कोख के जाये को तुम पता नहीं कहाँ चले जाने के लिए भटक रहे हो। गाय का बछड़ा जो होता है ना, हजारों गायों में भी अपनी माँ को पहचान जाता है, अपनी माँ के पास जाके दूध पिएगा। और भैंस का पाड़ा आलसी, कोई मिल जाए ठीक ठाक है ना। अब यदि ये भेदभाव भूल जाए कि माँ तो माँ होती तो बात अलग है, लेकिन आलसी राम है वो तो। भैंस के आगे बीन बजाना, ये कहावत है भैंसों के लिए बनी, गाय के लिए नहीं बनी। गई भैंस पानी में। अभी हम लोग बिहार करते आ रहे थे मधुखेड़ी की ओर, उस समय पानी बहुत गिर रहा था और उसी समय बहुत उमस भी थी, तो बस बिहार देखते रहते, चूँकि सिंगल रोड थी वो, सारी भैंसें जा करके वो पानी में जाके तैरने लग गई। किसी ने कहा गई भैंस पानी में, अब निकलने वाली नहीं है। अब उसका मालिक सुबह से लेकर शाम तक भी डंडा लगाता, कुछ नहीं, भैंस पानी में गई तो अब आराम से बस वहीं रहेगी, अब तुम निकालते रह जाओ उसको। ये भैंसों की उदाहरण है। तो हम तो गाय की बात कर रहे थे, उनने गौशालाओं पर और गाय पे PhD की, एक अच्छी बात कही। बोले हजारों गायों में से भी गाय का बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और भैंस का पाड़ा कुछ भी हो, जो मिल जाए ठीक है। और यदि आपके बच्चे ने माँ का दूध पिया है अथवा गौ माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है अथवा गौ माता का दूध पिया है, और फिर पढ़ने के लिए बाहर गया या जॉब के लिए बाहर गया हो, घर के बाहर गया हो या देश के बाहर गया हो, तो तभी उम्मीद करना कि लौट आएगा जिसने गाय का दूध पिया या माँ का दूध पिया। भैंस का दूध पीने वाले ये भूल जाएं कि तुम्हारे बच्चे वापस लौट करके आएंगे, क्योंकि गाय का बछड़ा ही अपनी माँ को पहचान पाता है। बात समझ में आ गई? बहुत बड़ा व्यंग है। जो मिल गया ठीक, डिब्बे का मिल गया तो ठीक, समझ रहे हो, और बोतल का मिल गया तो ठीक। अब तो सफेद पानी आने लग गया। उस समय समृद्ध गौवंश यहां हुआ करता था। आजादी की जस्ट पहले की बात बता दूं, और पहले की तो बहुत दूर की बात है। उस वक्त जब 35 करोड़ भारतीय थे, उस वक्त एक भारतीय पर कम से कम 4-4 गाय का गौवंश, गौधन था। मतलब लगभग 2 अरब, 4 नहीं 5 हो गए, ज़्यादा हो गए, बल्कि 6 हो गए, 2 अरब गौवंश उस वक्त भारत में था जब 35 करोड़ भारतीय थे। और आज 150 करोड़ भारतीय हैं। कितना गौधन है आप समझ लो, कितना है, कहाँ चला गया, कहाँ गया। अब बताओ, फिर भी आपके घर तक दूध पहुंच रहा है, पता नहीं कौन सी कामधेनु लग रही है, पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। महाराज बहुत पानी गिरता है, पानी गिरे तो कोई बात नहीं, लेकिन भैंस गई पानी में फिर भी दूध निकला है, बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आ रहा? यूरिया। आपके भोजन में भी यूरिया है, आपके दूध में भी यूरिया है, आपके बालों में भी शैम्पू, आपके दूध में भी शैम्पू है। गुरुदेव कई बार इस बात को कहते, एक दूध के लिए लैब टेस्टेड करने भेजा, प्रयोगशाला में
टेस्ट करने भेजा कि ये शुद्ध है कि नहीं। 16 बार टेस्ट करने के बाद यही पाया गया कि बिल्कुल प्योर दूध है। एक बार में टेस्ट हो जाए तो तुम तो तुरंत पी लोगे, भले ही जहर खा रहे हो। 16 बार टेस्टेड हो गया कि ये प्योर दूध है। 17वीं बार एक अलग तरीके से किया तो कहा इसमें दूध का नामो निशान नहीं, इसमें तो प्योर यूरिया और शैम्पू है। किस दूध को पी रहे हो? महाराज हमारे घर में गाय आकर के घंटी नहीं बजाती, दूध वाला आके घंटी बजाता है, हम दूध ले लेते हैं। अरे ओ दूध वाले, हाँ आ रहे, भैंस लगी हमारे घर। कहाँ से आती भैंस गाय? उस कैन में रखी रहती क्या? अपने आप दूध बनाते। जितना दूध चाहिए हो तुरंत उपलब्ध है। अरे अब तो माखन तो बिल्कुल इतना है, बटर गटर है कि बटर भगवान जाने। पनीर, चीज, हाँ चीज की बात आ गई, बता दूं मैं, अंतिम बात है, समय पूरा हो गया। चीज खाते हो ना आप लोग? नहीं खाते। जो बच्चे खाते हो, तुम्हारे बच्चे तो खाते होंगे बाहर, क्योंकि उनको वही नसीब होता है। अरे जिनको अपने घर की माँ की चीज़ पसंद नहीं आती या उनको चीज़ मुनासिब नहीं होती, उनको तो वो चीज़ खाना ही पड़ेगा। जिस चीज़ को बनाने के लिए चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो जो ग्रीन सिंबल लगाती है, ग्रीन सिंबल लगाती है, वो कंपनी भी एक स्लॉटर हाउस चलाती है। गोवा में 80,000 गाय के बछड़े गाय के साथ सिर्फ आपकी चीज़ बनाने के लिए काट डालती 1 साल में। क्यों? चीज़ तो बनता दूध से ही है, लेकिन दूध से चीज़ बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका वो जो हम बताने वाले हैं, और एक तरीका वो है जिसमें दूध से उस प्रकार का चीज़ बनने के लिए 6 महीने लगेंगे। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो दूध से चीज़ बनाने के लिए 6 महीने इंतजार करेगी? और दूसरा तरीका ये है जिसमें मिनटों में चीज़ बन जाता है। कैसे बनता है? गाय के, जो गर्भवती गाय है वो अभी कुछ दिनों बाद बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको गर्भज अवस्था में ही काट दिया जाता है, उसके बछड़े को निकाला जाता है। जो नवजात शिशु है उसके आंतों से काट करके रेनेट निकाला जाता है, और वो रेनेट जब दूध में डालते हैं तो दूध तुरंत चीज़ बन जाता है। मतलब चीज़ बनाने के लिए गाय और बछड़ा दोनों को काट डाला जाता है। ऐसे 80,000 गाय के बछड़े और गाय चीज़ बनाने के लिए एक कंपनी काटती है। गोवा में उसका स्लॉटर हाउस चलता है और जिसके चीज पर ग्रीन सिंबल लगा होता है। तो महाराज ये ग्रीन हरा निशान का शाकाहार का प्रमाण नहीं है, बिल्कुल नहीं। हरा निशान लगाने के लिए भी कंपनियों को 6 चीजों से छूट मिली है। यदि ये 6 चीजें डाली हैं तो भी तुम हरा निशान लगा सकते हो कानूनन। वो 6 चीजें क्या हैं? पंख, बाल, ऊन, अंडे की जर्दी, चर्बी और सींग। क्या ये 6 चीजें शाकाहार हैं? और इनके होने पर भी हरा निशान लगने की कानूनन सुविधा प्राप्त है, तो क्या हरा निशान शाकाहार का प्रमाण पत्र हुआ? और जिस हरे निशान को देख करके तुम तुरंत गप कर जाते हो, तुम शाकाहारी हुए? अब बताओ तुम्हें आजाद भारत के नागरिक हम कैसे माने? ये दास्तां आगे भी चलती रहेगी, धर्म की बात भी चलेगी और राष्ट्र धर्म की बात भी चलेगी। अभी भी आज हम ये तय नहीं कर पाए कि 47 के पहले भी व्यवस्था वैसी ही थी, आज भी व्यवस्था वैसी है, तो पहले हमने आपको गुलाम क्यों माना था और आज आज़ाद क्यों मान रखे हैं? आगे चर्चा जारी रहेगी। और बहुत अच्छी बात, जिन्होंने इस चर्चा को और जिन्होंने अपने गौरवमयी पूर्वजों के जीन्स को अपने धड़कनों में जिंदा रखा है, ऐसे एक के बाद एक दृष्टांत सामने आ रहे हैं। एक सज्जन दोपहर में आए, बहुत अपने आप में भावुक थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बोले महाराज आज रात भर में सो नहीं पाया। हमने कहा कोई नया अटैक तो नहीं आ गया किसी को? उन्होंने अच्छी बात बताई। बोले महाराज 3 दिन पहले आपसे आशीर्वाद लेकर के हमारे जीवन साथी ग्वालियर में गई थी। वहाँ पर चूँकि वो हार्ट पेशेंट हैं, 25 से 30% उनका हार्ट मार्ट काम करता है, और 4-5 दिन पहले 28 तारीख के पूर्व वो आए थे, अपने संकल्प पत्र को भरने के लिए चर्चा हुई थी। और हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी 10-15 लाख रुपए लगता है हर साल उनकी दवाई दारू में। उस सबको लगने के बावजूद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति ने अपने दिल पर पत्थर रख करके इस मंदिर को पत्थर का बनाने का संकल्प लिया था। और उसके बाद बोले महाराज 2 दिन बाद जाना है उनके लिए। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और जब आशीर्वाद लेके गए और वहां पर गए, डॉक्टरों ने चेक किया तो डॉक्टर हैरान रह गए।
जो वर्षों से अपने 25-30% हार्ट काम करता था, उसकी दवाई दारू कराते थे और प्रति वर्ष 10-15 लाख रुपए खर्च करते थे। जब इस बार उन्होंने चेक किया तो उनका हार्ट 50 से 60% काम करना शुरू कर दिया है। और इस उम्र में 50 से 60% हार्ट काम करना एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी माना जाता है, क्योंकि इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते इतना ही हार्ट काम करता है। अब बताओ, तुम्हारे उस पत्थर के जनालय को तुम पत्थर का जनालय बोलोगे कि अतिशयकारी क्षेत्र बोलोगे, जो प्रतिदिन नए नए क्षेत्र के रूप में, नए नए उदाहरणों के रूप में सामने आने लग गए हैं। बात रियल इंटेलिजेंसी की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की है? तो तुम नारियल चढ़ाते हो कि रियल चढ़ाते हो? महाराज, चढ़ाते तो रियल हैं, लेकिन प्रतीक के रूप में नारियल चढ़ाते हैं जो श्रीफल बन जाता है। आप सबके जीवन में ये श्रीफल रियल बन पाए, इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की